तो कैसे हैं भाई साहब, बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सबको फिर से नए क्लास में नए एनर्जी के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भाई साहब, आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ। ठीक है, इसके पिछले जो सिलसिला चल रहा था वही मैथ का चल रहा था। हमने पढ़ा था रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का परिचय, यानी एक परिचय यानी बेसिक नॉलेज समझ सकते हैं, लिए थे। मतलब परिचय किए थे कि वास्तविक संख्या है क्या, उसमें बहुत सारी चीजें जो कि आज हम जब क्वेश्चन लगाएंगे। आज देखिए 5 क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में। तो वही चीज आज आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपने एक परिचय में, बेसिक नॉलेज में आपने देखा था। कह सकते हैं इंट्रो इंट्रो या फिर इंट्रोडक्शन जो होता है, वो वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन जो आपने पढ़ा था थोड़ा बहुत ऐसे, जितना था आज वो आपको इस चैप्टर में यानी इस प्रश्नावली में मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं गंवाना है क्योंकि हम सबको ऐसे क्वेश्चन लगाना है जल्दी जल्दी। तो ये सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बताऊंगा। बस आपको समझना है क्योंकि मैथ आप रट नहीं सकते, मैं समझाऊंगा। ठीक है, और समझाने का भी तरीका अलग होगा, आप बिल्कुल इजी से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और देखो, नए बच्चे हैं तो भैया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो। और पुराने बच्चे हैं तो भाई कंटिन्यू आप सिलसिला को जारी रखो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे हाथ में है 2 मार्कर और एक है ब्लू एक है काला। तो इसका मतलब तो नहीं बनता है, इसका मतलब कुछ नहीं बनता है। बस हमको लगाना है भैया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कौन सा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब जो भैया एचसीएफ निकलता है, एक आपने गुणनखंड विधि से आपने देखा था बहुत ही पहले। उसके बाद अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकलता है। भैया ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ही इजी है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता था, इसमें टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बन जाएगा। और इसमें कोई भी संख्या हो, कितना भी संख्या हो, आ, ऊपर नीचे वाला समझ में आ रहा है ना, विषम संख्या कितना भी बड़ा हो, आसानी से ये निकल जाता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन गुणनखंड करने में थोड़ा सा दिक्कत आती थी। बट चलिए इसको आसान क्लियर करने वाले जो शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करते हैं। पहला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है 135 और 225। तो चलिए हम देखते हैं 135 और 225 का एचसीएफ। हमने यहाँ पे पहला लिख दिया, हमने लिख दिया 135 और कितना है 225। ठीक है, 135 और 225। अब ने हम क्या किया था पिछले, आप परिचय में देखेंगे तो मैंने क्या किया था कि ए जो होता है इसको ए और बी में बांट देते हैं। ठीक है, ए और बी में। तो ए कौन होता है, जो सबसे बड़ी संख्या हो, तो सबसे बड़ी संख्या 225 है। ठीक है, फिर उसके बाद बी, बी को भी लिख दो, जो बच गया 135। ठीक है, ए हो गया 225, बी हो गया 135। और ब्रैकेट में आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा। लिख लेना, क्या लिख लेना, लिखना कि सबसे सबसे बड़ी संख्या संख्या सबसे बड़ी संख्या को ए, ए, ठीक है, ए लिखा हुआ है, तथा तथा और तथा नहीं और, सबसे बड़ी संख्या को ए और सबसे सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। बस इतना लिख देना। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद अब क्या करना है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, अब क्या करना है, आप सीधा प्रयोग करना है, यहाँ पे लिख देना, लिखना क्या लिखना अब। ठीक है, क्या लिखना अब, लिख के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, इतना लिख देना। क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या करता है, हमने सूत्र लिखाया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है,
ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ये मैं बता दिया। ए क्या है, जो आपका बड़ी संख्या दिया हुआ है, बी क्या है, जो छोटी संख्या है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। ठीक है, शेष है। तो अब क्या करना है, हम इसके स्थान पे आपका मान पुट कर देना। पुट का मतलब होता है लिख देना। ए के स्थान पे अपना लिख दो 225, ठीक है, इक्वल टू बी के स्थान पे 135। अब Q क्या आएगा और R क्या आएगा, कैसे लिखाएगा, तो इधर क्या करना, ऐसे एक लाइन खींच लेना, ठीक है, लाइन खींच लेना और ऐसे इधर लिख देना, ठीक है, 135। आप इधर लाइन नहीं खींचोगे, जैसे एग्जाम में या फिर अलग में रफ में भी आप कर सकते हो। 135 से भागा तो कितना में, 225 में एक मरतबे लगेगा 135, कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 90, 90 बच गया, फिर यहाँ ये आएगा, यहाँ उतर जाएगा, ठीक है, 135, फिर लगेगा एक मरतबे 90, अब बचेगा कितना, 45, फिर यहाँ ये 90 यहाँ आ जाएगा, दो मरतबे 90, कट गया, तो ये जो 45 आया, ये क्या आया, HCF आया, ठीक है, HCF। तो अब ध्यान देना, 100 225 में भागा लगा 135 है, तो के मरतबे एक मरतबे, तो क्यू क्या हो जाएगा, 1। ये क्यू क्या है, भागफल, Q1, और प्लस जब हमने एक मरतबे भाग लगाया तो 135 लगाया तो कितना है, 225 में से 235 जाएगा तो 90, तो शेषफल कितना बच गया, 90, ठीक है, 90। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि फिर यहाँ 135 यहाँ से आया तो 135 यहाँ आ जाएगा, 135, 135 को फिर कितने मरतबे, कितना कितना से लगाया, 90 से, 90 से लगाया, कितने बार में लगाया, तो एक बार में, फिर शेषफल कितना बचा, तो 45 बच गया। अभी भी जीरो नहीं है, जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए तब तक करते रहते। फिर उसके बाद फिर यहाँ से क्या किया, यहाँ जब यहाँ से क्या किया, 90 उठा के लाया, फिर यहाँ लाया, 90 लाया, अब 90 को कितने मरतबे लगाया, 45, 45 से कितने बार में, तो दो बार में, प्लस में कितना आ गया, शेषफल जीरो आ गया, आ गया नहीं जीरो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब जब हमें r बराबर जीरो प्राप्त होता है तो आगे हल करना बंद कर देते हैं, आगे हल करना बंद कर देते देते हैं, ठीक है, आगे हल करना बंद कर देते हैं। जब r बराबर जीरो प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हम आगे हल करना क्या होता है, बंद कर देते हैं। देखो अब हल हल कैसे करेंगे, यहाँ पे शेषफल है, ये नहीं है, शेषफल आता तब तो ये 45 मिनट उठ के यहाँ पे आता, लेकिन अब तो जीरो आ गया है, तो अब हल करना बंद कर देंगे, और x के पास में यानी a वाला जितना आएगा उतना ही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ई 45 किसके स्थान पे है, बी के स्थान पे ना, बी है ना, बी इंटू क्यू, तो बी के स्थान पे 45 है, तो लिखते हैं बी बराबर 45, ब्रैकेट में लिख देते हैं बी को ही HCF मानते मानते हैं, ठीक है, इधर थोड़ा सा लिख लेना, ऐसे थोड़ा सा नीचे कर लो, बढ़िया रहेगा। बी बराबर 45 लिख देना, बी को ही HCF मानते हैं, तो इसलिए HCF इक्वल टू 45। यही है भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से 135 और 225 था। एक जो बड़ी संख्या होता है उसको ए मान लेते हैं, जो छोटी छोटी संख्या होता है उसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इतना इतना मैंने लिख दिया। अब ब्रैकेट में लिख दिया, स्पष्ट लिख दिया कि सबसे बड़ी संख्या को ए और सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। अब क्या किए, अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किए, एल्गोरिथम का प्रयोग किया। क्या कहता है, ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए है बड़ी संख्या, बी है 135 छोटी संख्या, और की है शेषफल भागफल जितना बार में लगाएं, यानी 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135, शेषफल बच जाएगा 90। जैसे मैंने क्या किया, 135 को एक मरतबे लगाया, 135 तो बच गया शेषफल 90 बच गया, 90 फिर 135 यहाँ से उठ के आएगा, फिर 90 से एक मरतबे लगाएंगे तो
भागा कर तो करने आता होगा। उसके बाद 90, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। फिर यहाँ से 90 उठ के आएगा, उस 45 इंटू 2 90 यहाँ कट जाएगा, क्लोज हो गया, हाँ मतलब बंद हो गया। तो मैंने क्या किया, 225 को लगाया, 135 मरतबे लगाया, कितना 135 से लगाया कितना मरतबे, एक मरतबे, तो शेषफल बच गया 90। फिर 90 यहाँ उठ के आ जाएगा, तो 90 आया। अब 90 फिर ऐसे लगाएंगे 135, 90 से 135 में लगाएंगे तो एक मरतबे, फिर शेषफल बच गया 45 बच जाएगा, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 45, तो 45 इंटू 2 90 आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल बच गया 0। तो यहाँ पे लिख देंगे, जब हमें r बराबर 0 प्राप्त होता है तो आगे हल करना बंद कर देते हैं। आगे हल करना बंद कर देते हैं। और ये 45 किसके स्थान पे है, b के स्थान पे, तो v इक्वल टू 45, तो v को ही HCF मानते हैं, इसलिए HCF इक्वल टू 45। तो इस तरीके से आपका हो गया। और इसको यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे, और नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उधर बगल में ही ऐसे रफ करके ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतना इतना ही बेस्ट है, ऐसे इतना। अगर आपका ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो भैया इसमें एक 0.00 कुछ नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि ये पूरी तरीके से एकदम फिट है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दूसर का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं दूसर का भी बनाऊंगा, तीसर का भी, 2 3 4 5 सब बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप देखते हैं सेकंड, 196 और 38 2 20 का HCF। तो मैं यहाँ पे क्या किया कि जो जो था उसको बस मिटा दिया, बस यहाँ पे बस उसको ऐड करना है। तो कितना है, 196 और 38 2 20, ठीक है, 38 2 20, ठीक है, इतना है। तो हम a को क्या मानेंगे, जो बड़ी संख्या है, 38 2 20। b को क्या मानेंगे, जो छोटी संख्या है, और बाकी जो सेम है वो सेम लिख देंगे। ये भी सेम होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सेम रहेगा। अब a के स्थान पर लिखेंगे जो बड़ी संख्या है, 38 2 20 इक्वल टू b कौन हो जाएगा, 196। कितना मरतबे लगाएंगे कि इतना पूरा आ जाएगा, तो आप करके देखो, 196 38 2 20, तो इसको हम लगाएंगे 195 मरतबे। 195 मरतबे लगाएंगे तो 38 2 2 2 0 इतना कट जाएगा, शेषफल आ गया 0, ठीक है। तो क्या आएगा, इंटू 195 प्लस 0। समझ में आ रही बात। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा, ये बताओ सर या बताओ भैया, ये बताओ कि 195 मरतबे कैसे लगा दिए। भागा जब भी लगता है तो मैक्सिमम मैक्सिमम जब भी लगता है तो 1 से लेकर 9 तक ही लगता है, 1 से लेकर 9 तक ही लगता है। आपने एक भाई एकदम डायरेक्ट कैसे लगा दिया, 195 कैसे कर दिया, तो भागा लगता होगा भैया, ये भागा के टाइप का है, लेकिन ये भागा नहीं है, ये गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। भागा के रूप में क्या है, गुणनखंड है। आप जितना मर्तबे लगा सकते हैं, ठीक है। जितना मरतबे कट रहा है उतना मरतबे डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल है यहाँ पे लिखा मैंने 20 लिखा, क्या लिखा, 20 20 है ना, यहाँ पे हम मैंने लगा दिया 400, क्या लगाया, 400। 20 और 400 का HCF निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, तो क्या करोगे, हम क्या लगा, पहले क्या लगाते थे, ये 2 अंक का है तो 2 अंक तक लगाते थे, भागा के मरतबे 2 मरतबे 40, ठीक है, कट गया, यहाँ से ऊपर 0 तो यहाँ पे एक 0, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे कैसे लगाओगे तुम, ऐसे भागा, ये भागा है, लेकिन हम जब गुणनखंड ऐसे बनाते हैं तो इस तरीके से हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करते हैं, ये लग रहा है 2 2 4 यानी 20 मरतबे 400, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका HCF 20 आएगा। जैसे सोचो एक एक करके करेंगे तो गुणनखंड निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं 20 कर देते हैं, ठीक है, नहीं यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ पे कर दिया मैंने 10। चलो देखते हैं गुणनखंड निकलता है कि नहीं निकलता, बात समझना। एक एक करके लगाएंगे तो गुणनखंड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ध्यान देना।
हम जानते हैं कि यह 2 अंक का होता है तो 2 अंक तक भागा लगाते हैं। तो 2 मरतबे 20 दूनी 40, यहाँ बच गया 1, फिर उतरेगा 0, ठीक है, 0 उतरा ना। तो हम भागा क्या करते थे, हम ऐसे लगाते थे, ऐसे। ध्यान देना, मेरी बातों को समझना, मेरी बातों को समझना। अब यहाँ पे हम गुणनखंड लगाएंगे, हम यहाँ से 20 यहाँ लेके जाएंगे, 20 यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेकिन मैंने गया 20 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लेके गया, यहाँ पे 20 लेके गया, यहाँ से गुणनखंड ऐसे करते हैं ना। तो क्या ये 2 मरतबे हम काट दिए, तो क्या सही गुणनखंड है ये? क्या ये सही गुणनखंड है? नहीं। आप यहाँ से लगा के देखो तो 20 दूनी 40 और 10 50 से आया, यहाँ आना चाहिए, कितना आना चाहिए? आपने ये किया ना, जैसे ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान देना। जैसे ही हम लिखे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है? ए है 410, बी कितना है? 20 है। आपने कितना मरतबे लगाया? 2 मरतबे, और प्लस शेष कितना बचा? 10। जब हम इतना को गुना करके जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए, गुना करो तो 20 दूनी 40 और 40 10 50 से आया, आई है 410 है, ये 50 से आई 410 है, दोनों बराबर होना चाहिए ना। इसका मतलब हम गुणनखंड ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, एक एक अंक करके लगाएंगे तो गुणनखंड ऐसे नहीं निकलेगा। इसलिए जितना मरतबे लगता है उतना मरतबे लगा देंगे तभी गुणनखंड निकलेगा। जैसे अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, हम मैंने क्या किया, यहाँ एक एक अंक करके लगाया तो गुणनखंड नहीं निकलेगा। आप डायरेक्ट लगाते हैं, आप लगाते हैं डायरेक्ट, इसको मिटाते हैं। ध्यान देना, मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि एक एक अंक करके लगाएंगे तो आएगा या नहीं आएगा, मतलब रिजल्ट आता है या नहीं आता है, तो नहीं आता है। एक अंक अंक करके लगाएंगे तो नहीं आएगा। तो गुणनखंड हम डायरेक्ट जितना अंक से लग सकता है उतना अंक से लगा सकते हैं। तो यहाँ लगेगा कितना मरतबे? 20 मरतबे, 20 मरतबे कितना? 20 दूनी 40 यानी 400, बच गया शेष कितना? 10। हम जान रहे हैं कि गुणनखंड सही है, गुणनखंड अपने सही है, लेकिन जो प्रोसेस है वो गलत है। अब यहाँ पे आएगा, फिर उतरेगा 20, 2 मरतबे 20 कट के, उसमें भी 10 आ रहा था, इसमें भी 10 आया, लेकिन क्या वो सही था? नहीं। हमने प्रूफ किया तो नहीं सही था, लेकिन आप प्रूफ करो। 400, बी कितना है? 20, आपका क्यू कितना यानी भागफल कितना आया? तो 20 आया, प्लस शेष कितना आया था? 10। आप गुणा करके देखो तो इतना आता है, 20 इंटू 20 यानी 400, 400 प्लस 10 410 आ गया ना। ऐसे यानी अब एक एक अंक करके लगाएंगे तो भैया ये प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा, एक ये प्रोसेस क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। उसमें भी 10 आ रहा था एचसीएफ, इसमें भी 10 आ रहा है, लेकिन ये वाला ऊपर वाला ये वाला गड़बड़ा जा रहा था, ठीक है। इसलिए जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जब एचसीएफ निकालते हैं तो भागा एक एक अंक करके नहीं लगाते हैं, एक के बार में लगाते हैं जितना मरतबे लग जाए। उसी तरीके से मैंने किया, 196 से लगाया 38 2 20 में, तो कितना मरतबे डायरेक्ट लगा दिया? 195 से, 195 से जैसे ही लगाएंगे तो 38 2 20 आ जाएगा, ठीक है, 38 2 20 आ जाएगा, पूरा के पूरा कट गया, पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। अब जैसे मैं ऐसे करता, ध्यान देना, अभी जैसे मैंने किया ना, अब ऐसे करता, ध्यान देना, अब इसको मिटा रहा हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे बताया, ठीक है, चलो ध्यान देना। यही चीज है, मैंने इसको मिटा रहा हूँ। चलो, ये कितना था? ये कितना था? 196, ये है 38 2 20। हम क्या करते, हम लगाते 3 अंक तक, क्या लगाते? 3 अंक या 4 अंक, जब तक मैक्सिमम इसे 9 से कर सकते, भागा क्या लगाते थे? मैक्सिमम इसे 9 तक, 9 से गुना करके लगा सकते थे, लेकिन हम लगा रहे हैं, और कम में लगा तो ठीक है। 382 है तो इसको लगाएंगे कितना मरतबे? तो हो जाएगा, इसको लगाएंगे 1 मरतबे, तो यहाँ जाएगा 196। यहाँ पे करेंगे माइनस तक, 12 12 में 6 गया, 6 बच गया, इसमें बच जाएगा कितना? 7 17 17 में से 9 गया, 8 बच जाएगा, इसमें बच गया 2 2 में से 2 में से 1 जाएगा, 1 बच गया। फिर यहाँ से क्या उतरता था? 2 उतरता था, समझ में रहा ना। फिर ऐसे भागा लगाते थे, फिर ऐसे फिर 0 उतरता था। ये भागा का प्रोसेस है, ये भागा का प्रोसेस, ऐसे एचसीएफ निकलेगा नहीं, ऐसे एचसीएफ नहीं निकलेगा। इसलिए एक वही लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं, जितना कटेगा कटेगा, जो बचेगा शेष बचेगा, ठीक है, ऐसे। तो 196 था, 38 2 2 20 ऐसे लगाए, तो हमने क्या किया? डायरेक्ट 195 से लगा दिया। जब 195 से लगाएंगे तो 38 2 2 20 आ जाएगा, कट जाएगा, यानी शेषफल 0,
सिंपल क्या हो गया 0। हम डायरेक्ट लगाते हैं, एचसीएफ जब करते हैं तो डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट लगाएंगे, जितना आएगा उतना आएगा और जो बचेगा वो बचेगा, फिर यहाँ से उतारेंगे। समझ में आ रहा ना। लेकिन ऐसे एक एक अंक करके, दो दो अंक, तीन तीन अंक करके वो भागा होता है, लेकिन एचसीएफ ऐसे नहीं होता। बात ये हमको समझाने का था, तो हम मैंने समझा दिया। मैंने क्या किया, 195 196 से भागा लगाया तो कितना मरतबे, 195 मरतबे। 195 मरतबे जैसे ही लगाया तो आ गया सिंपल 0। तो हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जब हमें r बराबर 0 प्राप्त होता है तो आगे हल करना बंद कर देते हैं, आगे हल करना बंद कर देते हैं। यहाँ ब्रैकेट वाला यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, क्योंकि वो पहले का थोड़ा सा लंबा गया था तो इसलिए यहाँ पे आया। तो ये वाला उठा के यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट में। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, b बराबर कितना आया, b बराबर 196, b बराबर 100 सॉरी b बराबर, हाँ 196, क्योंकि यही ना b है, यही एचसीएफ होता है, एचसीएफ यही होता है। b बराबर 96, तो b को ही एचसीएफ मानते हैं, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 196, 196 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ इक्वल टू 196। तो ए और बी जो है, इसको, इसमें से एचसीएफ किसको मानते हैं, बी को। ये वाला नहीं है, लेकिन बी को ही मानते हैं, ठीक है, बी को ही मानते हैं। चलिए, ए बी बराबर 196 क्यों आया, क्योंकि एक मरतबे ही कट गया, एक बार में ही कट गया, नीचे नहीं प्रोसेस गया, शेषफल नहीं आया था। शेषफल अगर आता तब ना यहाँ उठ के ये जाता, शेषफल नहीं आया, इसलिए एक मरतबे एक बार में ही कट गया, तो एचसीएफ आएगा 196। चलिए, बात समझ में आ रहा है। चलिए, ये था दूसरा, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं, हम देखते हैं तीसरा। क्या देखते हैं, तीसरा ये वाला देखते हैं, ठीक है, ये वाला देखते हैं। चलिए, हम मिटाते हैं, जो जो जहां जहां लिखा हुआ मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे, बस इसको मिटा दे रहे, इसको मिटा दे रहे, उसके बाद इसको मिटा दे रहे, इसको मिटा रही है, इसको भी मिटा रही है, इसको भी मिटा रही है, ठीक है। बाकी सब वही है। कितना है, 867, 867 और 255। ए बराबर क्या हो जाएगा, 867 जो बड़ा है, बी बराबर 255 हो जाएगा। बाकी सेम लिखाएगा। यूक्लिड विभाजन द्वारा ए कितना है, 867, इक्वल टू बी कितना है, 255। और क्यू कितना होगा तो भागा करके देख लेते हैं, क्यू कितना होगा भागा करके देख लेते हैं। तो 255, 867, देखो जितना बार में कट रहा उतना बार में लगा दो, कटता है तो सही है, नहीं कटता तो सिंपल आ जाएगा। तो इसको 255 से हम लगाएंगे, कितना मतलब है, 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 से चौको 100 हो जाए ना, 75। हाँ चलो, इतना 7 मरतबे लग जाएगा। 7 मरतबे लगाओगे तो क्या होगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35 के 5 हाथ मेरा 3, 7 पचे 35, फिर 7 पचे 35 के 5 हाथ मेरा 3, 7 पचे 35, 35 से 3, 38 के 8 हाथ मेरा 3, 3, ठीक है। इतना मरतबे लगेगा, अरे भाई 3 मरतबे, 3 मरतबे लगेगा, कितना मरतबे लग जाएगा ये, 1 मिनट रुक जाओ। अगर 2 मरतबे लगा रहे तो 500, हाँ 3 मरतबे, ठीक है, 3 मरतबे। तो 5 दिया 15, 5 दिए 15 के 5 हाथ मेरा 1, ठीक है, 5 दिए 15 के 5 हाथ मेरा 1, 5 दिए 15, 15 और 1 16 के 6 हाथ मेरा 1, ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 मरतबे। एक नहीं 17, सॉरी 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ बच गया 1, सॉरी 0, क्या बच गया 0, ठीक है, 0 बच गया, इसमें बच गया 1। फिर यहाँ से हम जानते हैं कि ये वाला उतर के यहाँ जाता है, तो 255, ठीक है, समझ में आ रहा है, 255। चलिए, उसके बाद 100, जब इतना आ गया तो हम लिख दो कितना मरतबे, 3 मरतबे इंटू 3। आर बराबर सिंपल कितना बचा था, 102। अब फिर लगाएंगे, फिर लगाएंगे, अब ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा ए, ये था ए, ये था बी, ठीक है। बी उतर के यहाँ आ गया तो ए बन गया, बी वाला यहाँ आया तो ए बन गया, ये क्या बन गया, ए बन गया, अब ये बी बन गया। अब इसको लगाएंगे तो कितने मरतबे, 1 मरतबे लगेगा, नहीं 2 मरतबे लगेगा, 204, हाँ 2 मरतबे लग जाएगा। कितना आएगा, 2 इंटू 204। जब इसको हल करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 0, एक कॉमन आया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मैंने 200 कितना, 255 इक्वल टू कितना, 1
02 इंटू कितना मरतबे, 2 मरतबे लगाए तो शेषफल कितना बचा, 51 बचा। ठीक है, 51 बचा। अब क्या हो गया, 51 बन गया बी बन गया, और ये जो है जो बी था 102 जो बी था यहाँ उतर के आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी 102 क्या बन गया, ए बन गया। अब इसको लगाएंगे तो क्या मतलब 2 मरतबे 102, 51 इंटू 2 यानी 102 हो जाए, कट गया, 0 0 0 आ गया, यानी अब आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 102 102 आया। ए क्या बन गया, ए क्या बन गया, 102 बन गया, और बी क्या बन गया, 51 बन गया। कितना मरतबे लगाया, तो 2 मरतबे। शेषफल कितना आया, तो 0 आ गया। तो हम लिखते हैं जब हमें r बराबर 0 प्राप्त होता है तो आगे हल करना बंद कर देते हैं, हल करना बंद हो गया। अब हम लिखेंगे v इक्वल टू 51। v के स्थान पे कौन है, 51 है, q के स्थान पे 2 है, और r के स्थान पे 0 है। तो v इक्वल टू 51, तो हम b को ही HCF मानते हैं, इसलिए HCF इक्वल टू 51, HCF इक्वल टू 51। समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। चलिए इसका कोई फायदा नहीं है, इसका फायदा तो बहुत है, लेकिन जब इसको हो गया तो इसको मिटा देंगे। इसलिए एग्जाम में जब भी बनाना है तो अलग कॉपी में, मतलब जो होता है ना रफ करने वाला, उसमें बनाकर ऐसे लिखना है। चलिए तो ये जो पहला क्वेश्चन था, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं, रहेगा क्या, रहेगा क्या रहेगा। अब मान लीजिए रहेगा, ये रहेगा, चलिए ये रहेगा, हम क्वेश्चन बदलते, अब ये 2 गो है, अब 3 गो बना जाएगा। रहेगा, मान लीजिए ये रहेगा 20, क्या रहेगा 20, ये रहेगा 50, ऐसे 20 50 और 20 50 और 100 100, 20 50 और 100 रहेगा। तो 3 गो जो रहेगा उसको HCF कैसे निकालेंगे, उसको HCF कैसे निकालेंगे। हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालते थे, तो 20 को ऐसे निकालते थे, 20 को ऐसे, 20 को ऐसे निकालते थे। ठीक है, 20 को निकालते थे 2 मरतबे 10, 2 मरतबे 5, तो हो जाएगा 20 इक्वल टू, हम इसको क्या करते, मिटाते भाई, ध्यान देना, इसको हम मिटा रहे हैं। चलो इसको पहले देख लो, 20 इक्वल टू कहते हैं 2 × 2 × 5, ध्यान देना, इंटू 5 लिख देते। फिर 50 को निकालते थे, तो क्या करते थे, 50 को निकालते थे, 50 को निकालो भाई, ध्यान देना, 50 को निकालते थे 2 × 25, उसके बाद 5 से लगाते थे 5, तो 2 × 5 × 5 ऐसे करते थे। फिर यहाँ पे 100 है तो 100 को करेंगे, 100 के 2 मरतबे 50, 2 मरतबे 25, फिर 5 मरतबे 5 लिखते थे। 100 जो है 2 × 2 × 5 × 5। अब क्या करते थे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो 2 2 कॉमन लेते थे, तो हो जाएगा क्या, 2 आ गया। उसके बाद क्या, इसमें 5, इसमें 5, इसमें भी एक 5 है, तो एक 5 एक 5 और एक 5 कॉमन इंटू 5। इसमें 2 है लेकिन इसमें एक और 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें एक और 2 रहता तो ये भी कॉमन हो जाता। ध्यान देना, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन एक और इसमें 5 नहीं है, तो कॉमन अब नहीं होगा। इतना ही क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना 5 यानी 10 आ गया, इससे अब क्या आ गया 10। ठीक है, ये तो आपने गुणनखंड विधि से निकाला, ये तीनों का, तो HCF कितना आया, 10 आया। क्या हम यूक्लिड विभाजन द्वारा निकालेंगे तो क्या HCF 10 ही आएगा, ये देखते हैं, याद रखना। HCF कितना है, 10 आया था इसका, जब हम गुणनखंड विधि से निकाले ये तीनों का, 20 50 और 100 का, तो HCF 10 आया। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे तो HCF भी 10 आना चाहिए, दोनों का HCF 10 आना चाहिए। देखते हैं, देखो ये भी आपने किया ना, 135 और 225 का HCF जो आया था, 45 शायद आया था, ऐसे कुछ करके 196 और 196 और 38 220 का HCF निकाले तो 196 आया। इसके बाद 867 और 255 का HCF निकाले तो कितना आया था, 51 शायद आया था, ऐसे करके। तो अगर ये दोनों का भी गुणनखंड करोगे तो दोनों का सेम रिजल्ट आना चाहिए। जैसे इसका जो आया था 45, तो अगर गुणनखंड से निकाल रहे हो अलग अलग करके तो 45 ही आना चाहिए। इसका भी है जो 196 आया, 196, तो अगर गुणनखंड से निकाल रहे हो अलग अलग करके ऐसे, तो 196 ही आना चाहिए। ठीक है,
अगर इसका निकाल रहे हो तो इसका आया 51 आया था, 51 आया था। अगर इस दोनों का गुणनखंड विधि करोगे तो 51 ही आना चाहिए। तो ऐसे करके प्रूफ कर सकते हो कि मेरा रिजल्ट सही है गलत। चलो, तो इस तरीके से आप याद रखना, इसका 10 आया था, हम निकालते ये ऐसे तो निकाल दोगे ना, ऐसे तो इजी है, ऐसे तो इजी है। लेकिन क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या ये संभव है ऐसे निकालना तीनों का? हाँ संभव है, बिल्कुल संभव है। चलिए हम जानते हैं कैसे। चलो चलो ध्यान देना, अब ध्यान देना कैसे करना होगा। कैसे पहले करेंगे? पहले ये दोनों का, पहले ये दोनों का निकालो, ठीक है। क्या लिखेंगे? 20 और 50, 20 और 50, 20 और 50, ठीक है। पहला लिख लेना 20 और 50। तो एक क्या हो जाएगा, आप मान लेना एक क्या 50 मान लेना, बी क्या होगा 20। यहाँ पे लिख देना, क्या लिखेगा, जो सबसे बड़ी संख्या उसको ए, इसको अब 100 को साइड कर दो, 100 को साइड करो, ठीक है। ऐसे आप मान लेना। उसके बाद यूक्लिड विभाजन से ये सब मिटा दो, ये सब मिटा दो, सब मिटा दो भाई, तो सब मिटा दो। लिखो ए कितना माना आपने 50 है, बी कितना है इतना है। कितना मर्तबे लगाएंगे? तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, अब क्या हम डायरेक्ट करते हैं, तो इसको लगाएंगे 2 मर्तबे, 2 मर्तबे। बी दूनी 40, शेष बच जाएगा 10, शेष पर क्या बच जाएगा 10। अब यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, यहाँ 20 आ जाएगा, समझ में आ रहा ना, यहाँ आ जाएगा 20। अब ये शेषफल आ जाएगा यहाँ पे 10, 10। अब कितना मर्तबे लगाएंगे, तो यहाँ से 2 मर्तबे, शेष पर बच जाएगा 0। 10 दूनी 20 प्लस 0 आ गया, यानी जहाँ 0 प्राप्त होता है, जब हमें r बराबर 0 प्राप्त होता है तो आगे हल करना बंद कर देते हैं। तो तो क्या होगा, b बराबर कितना, b के स्थान पे 10, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 10 होगा। एचसीएफ क्या होगा 10। 20 और 50 का निकाले तो एचसीएफ 10 आ गया, ठीक है, एचसीएफ 10 आ गया। अभी 100 बाकी है, 100 को कैसे करेंगे? अब मान लीजिए इसको प्रूफ करना है, या सही है गलत, ये सही है गलत। 20 और 50 का एचसीएफ 10 आया, यह सही है गलत? आप करके देखो, आप करके देखो दो तरीके से। पहला पहला आप जो ये वाला 20 को 50 से भागा देंगे तो 2 मर्तबे, 40 कट गया, सॉरी 10 बच जाएगा। फिर यहाँ से 20 उतरेगा, 2 मर्तबे 20, एचसीएफ कितना आया 10 आ गया। इससे तो एचसीएफ 10 आ गया, यही वाला चीज़ है, एचसीएफ 10 आ गया। एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, करेंगे गुणनखंड विधि से करके देखेंगे। अभी इतना जो बनाया इतना सकल सही है गलत करेंगे। 20 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पचे 20। यहाँ 50 का करेंगे तो 2 इंटू 5 5 दूनी 10, 10 पचे 50। इसमें 2 कॉमन, 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन। इसमें 5 एक है, इसमें 5 है, यानी 5 कॉमन। इसमें 2 है, इसमें 5 है, कॉमन नहीं होगा, तो 5 दूनी 10। यानी ये दोनों के बनाए। 20 और 50 का जब मैंने किया तो इससे अब 10 आया, गुणनखंड विधि से 10 आ रहा है, यानी अभी तक तो सही है भाई, अभी तक सही है। सबको ऐसे ही चेक कर सकते हैं, जितना भी है सबको ऐसे, चाहे कितना भी बड़ी संख्या रहे, सबको ऐसे चेक कर सकते हैं। चलो, अब तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, अब इसके आगे क्या करेंगे? अभी तो स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं क्या करूंगा अब बताऊंगा। अब ध्यान देना, इसके आगे आप करेंगे 10, जैसे आपने किया ना 20 और 50 का, 20 और 50 का तीन गो दिया होता है तो 20 और 50 का किया। अब क्या करेंगे 10 और 100 का एचसीएफ, 10 और 100, 10 और 100 को ऐसे लिखेंगे, 10 और 100, जैसे यहाँ पे लिखा 20 और 50 का एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। ऐसे आपने 20 और 50 का एचसीएफ, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब क्या करेंगे 10 और 100 का करेंगे, 10 और 100 का। अब जो ये दोनों का एचसीएफ आया 10 आया, 20 और 50 का एचसीएफ 10 आया, तो 10 अब 100 में करेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, ठीक है, यहाँ पे 10 और 100। ये अगले चरण में कर रहे हैं, ठीक है, अब तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। 20 और 50, ठीक है, ये पहले किया था। अब अगला पेज में, अगला पेज मतलब इसके नीचे, नीचे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ऐसे लिख देना, अब ध्यान देना, अब लिख देना, ऐसे आगे लिखना अब। चलो चलो इसको मिटा ही देते हैं, क्या करते हैं इसको मिटाते हैं। ये पहला चरण हो गया, ये पहला चरण हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखना है, अब लिखना है यहाँ पे लिखना ऐसे, अब कितना 10 और 100 में, 10 और 100 का एचसीएफ, 10 और 100 का एचसीएफ, तो ए बराबर हो जाएगा 100 और बी बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा,
कितना मरतबे लगाओगे तो 10 मरतबे, शेषफल आ जाएगा 0, यहाँ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ जब कट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे जब हमें r बराबर 0 प्राप्त होता है तो आगे हल करना बंद कर देते हैं। तो b बराबर कितना आ जाएगा 10, इसलिए HCF 10। तो इस तरीके से आपने तीनों का निकाल लिया, इस तरीके से आपको तीनों का निकाल लिया, 10 और 100 का। तो अगर तीन ऐसे 3 अंक वाला रहेगा, यहाँ पे 3 अंक मतलब कहने का मतलब 3 चरण में रहेगा, 20, 50, 100, या रहेगा 100, 150, 200, या रहेगा 1000, 5000, 10,000 रहेगा, ऐसे रहेगा। या फिर 4 गोला रहेगा, 100, 50, 150, 300 ऐसे रहेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या करना, आगे से करने का मतलब जो छोटी संख्या, उसके बाद छोटी से बड़ी है, बड़ी से फिर बड़ी है, बड़ी से फिर बड़ी है, यानी बढ़ते क्रम में लेना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में। जैसे यहाँ पे रहेगा जैसे क्वेश्चन है पहला, एक और क्वेश्चन है रहेगा 200, क्या रहेगा 200, 500, 400 और 300 का HCF निकालें यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन है 200, उसके बाद कौन है 300, तो पहले 200 और 300 का HCF निकालेंगे। जब निकल जाएगा, जैसे 10 निकला था, जब वो निकलेगा, जब 10 निकलेगा, मान ली कि इसका दोनों कितना, मान ली कि ये 200 और 300 का HCF आया, किस 50 आया, मान लो कि 50 आया, HCF के यहाँ 50 है। तो अब क्या करेंगे 50 और उसके बाद आप 300 के बाद कौन है 400, यानी 400 बड़ा है, तब 50 और 400 का HCF करेंगे, 50 और 400 का HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा करेंगे। अब 50 और 400 का आया, मान ली कि 30 आया, समझ लो 30 आया, तो 30 और 500 में करेंगे, 30 और 500 में करेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा वही होगा HCF। ठीक है, वही होगा HCF। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे, जो आपने यहाँ पे मैंने बताया ऐसे करना है। जब 3 अंक वाला आएगा, मतलब ऐसे अलग अलग से 3 अंक करने का मतलब इतना इतना बोलना चाहते हैं, 3 अंक वाला मतलब कि एक इधर 2 और 3, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर 3 तरीके से ऐसे आ जाएगा, तीन तीन में ऐसे HCF निकालना है 3 लोगों के बीच में, तो ऐसे करना पड़ेगा। पहले 2 को निकालो, जो HCF आएगा, फिर वो वाला से, फिर जो बच गया ओकरा से निकालो। ठीक है, उस दोनों में करो काम क्रिया, उसके बाद जैसे होगा वैसे आपको लिख देना है, आपका HCF निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो चलिए, इस तरीके से आपने 3 वाला भी देख लिया, 4 वाला भी देख लिया, समझ लिए। अब चलते हैं, दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर दूसरा, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q5 के रूप में का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको पढ़ ले, फटाफट मिटाते हैं। चलिए आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा, तो विषम पूर्णांक क्या है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धनात्मक q कोई पूर्णांक है। यानी हमको बताना है कि जब हम विषम पूर्णांक लेते हैं, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं, तो उसका शेषफल यानी विषम यानी 1, 3 या 5 के रूप में ही क्यों होता है। जब हम कोई विषम पूर्णांक लेते हैं तो उसका शेषफल क्या होगा, विषम ही क्यों आता है, इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं, यही कहता है। तो बस दर्शाना है। देखो मैंने बनाया है, इधर इधर बनाया, मैं इसको आप समझाता हूँ बढ़िया से, देखना, ध्यान देना। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, हमको क्या करना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है, जो दिया हुआ है 6q+1 या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 हमको दर्शाना है। तो मैंने ये किसके फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, तो सूत्र आपने लिखा था A = BQ+R, इसी के फॉर्म में है ना। B कितना है 6 दिया हुआ है, Q के स्थान पर Q है और R के स्थान पर 1 है, और आगे नहीं दिया हुआ था तो आगे लगा दिए A लगा दिए। ठीक है, आगे नहीं दिया हुआ था तो A लगा दिए। हमें दर्शाना है A बराबर 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, इतना हमको दर्शाना है। सब में A है लगा हुआ, चाहे तो ये हो सकता है, चाहे तो ये हो सकता है, चाहे तो ये हो सकता है, चाहे तो या और भी हो सकता है, या ऐसे, या 6q+7 भी हो सकता है। ठीक है, 5 के बाद 7 क्यों आया, क्योंकि विषम हम लिए तो विषम लेना पड़ेगा। चलो चीजों को समझना। अब क्या किए,
हम क्या किए, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या हुआ, हम मान लिए कि ए जो है यहाँ पे, ए क्या है, ए का मान कितना है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलो कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लो, मैं साबित करूंगा ए बराबर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लो। मान ली जाए, हम 21 मान लिए। क्या मान लिए, 21। 21, चलिए अपने मन से मान लो 31, 31, 21, 11, 9, 7, 10, 15, 23, ये सब जितना भी मानना है आप विषम पूर्णांक मान सकते हो। आप मान लो 100 के बाद भी मान सकते हो, 1000 के बाद भी मान सकते हो, कितना भी मान सकते हो। लेकिन मैंने सिंपल सा माना है 31। 41 भी मान सकते हो, 51 भी मान सकते हो। चलो मैंने माना 51। 51, चलो ठीक है, अब सही है। मैंने ए बराबर 51 मान लिया, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। हमने मान लिया, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां b बराबर दिया हुआ है। b बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। b बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब क्या होगा कि जब b बराबर 6 दिया हुआ है और a बराबर माने आपने माना 51 माना, a बराबर क्या माना, 51 माना, तो हम क्या करेंगे, जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः कितना आएगा, 0 आएगा। चाहे तो 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे तो 4 आएगा, चाहे तो 5 आएगा। देखते हैं आता है या नहीं आता है। हम a को क्या माने, 51 माने। ए को क्या माने, ध्यान देना, हमने ए को क्या माना, 51 मान लिया। और बी से क्या लिखा हुआ है, जब हम बी से भागा देते हैं तो बी कितना, 6 से ए को विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा, चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2 आ सकता है, चाहे तो 3 आ सकता है, चाहे तो 4 आ सकता है, चाहे तो 5 आ सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हम 6 से लगा रहे हैं तो 6 तो कभी आएगा नहीं। अगर 6 आ रहा है तो एक अंक और बढ़ा के लगा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो जब भी आता है शेषफल जब भी आएगा, आएगा तो ये जो भाजक है, भाजक से कम में आएगा। ठीक है, भाजक से कम आएगा। भाजक कितना है, 6 है, तो इसका 5, 4, 3, 2, 1, 0 इतना आ सकता है। 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 जब आएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, जब भी आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर हम 100 से लगा रहे हैं तो 100 के कम कितना है, 99। 99 तक ही शेषफल आ सकता है। अगर 1000 से लगा रहे हैं तो 999 तक ही शेषफल आ सकता है, 1000 नहीं आएगा। 1000 आएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा ना भाई। चलो अब देखते हैं इसमें से कोई आता है कि नहीं आता, देखते हैं। हम ले आएंगे कितना मरतबे, 8 छक 48, मतलब 8 मरतबे, 8 छक 48, इसको लगाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 शेषफल कितना आ गया, 3। 3 आया कि नहीं आया, 3 आया कि नहीं आया, 3 आ गया। अगर हम यहाँ पे लेते कोई भी और भी विषम पूर्णांक लेते, मान लीजिए 53 लेते, क्या लाते, 53 लेते, तो हम क्या लगाते, 53 लेते, तो फिर भी 8 से लगता, 8 छक 48, तो इसमें कितना बच जाता, कितना बच जाता, 2 यानी 5 बच जाता। कितना, 5 बच जाता। शेषफल कितना बच जाता, 5 बच जाता। शेषफल कितना बचता, 5, 5 बच जाता ना। अगर इसको 6 शेषफल बचाने के लिए, यहाँ पे 6 लाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता 54। 54 में से 48 जाता तब ना 6 बचता। तब 6 आ ही रहा है तो यहाँ पे नहीं लगा देंगे 9 मरतबे, 9 छक 54, तब कभी शेषफल 6 अरे 0 0, 9 छक 54, 0 0, यानी कभी शेषफल 0 नहीं कभी शेषफल यदि 6 के बराबर आ नहीं सकता, क्योंकि अगर 6 के बराबर आ रहा है तो फिर एक अंक बढ़ा के लगा देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए जब भी आएगा हम यहाँ पे लगा देंगे, कितना लगा दिए, हम लगा दिए 50। क्या लगाए, 50, क्या लगाया, 50 के मरतबे 8 मरतबे, 8 छक 48, तब बच जाएगा कितना, 2 बचेगा। तो जब भी आएगा भैया तो 1 आएगा, चाहे तो 2 आएगा, चाहे तो 3 आएगा, चाहे तो 4 आएगा। ठीक है, चाहे तो 4 आएगा, चाहे तो 5 आएगा। अगर हम सम संख्या ले रहे हैं, तो शेषफल सम आएगा, शेषफल सम आएगा। अगर हम विषम संख्या ले रहे हैं तो शेषफल विषम आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 49, 49 है क्या, कितना विषम संख्या है, तो कि 8 मरतबा 48 लगेगा, 49 में से 48 जाएगा, 1 बच जाएगा, तो इस शेषफल आया ना 1। मैंने विषम ले रहा है तो विषम आ रहा है, सम लिया तो सम आ रहा है, विषम ले रहे तो विषम आ रहा है, सम ले रहे हैं तो सम आ रहा है। समझ आ रहा है, तो यही आपको कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, क्या कर रहा है कि जब हम 6 से ए को विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, क्रमशः 0 आता है, चाहे तो 1 आता है, चाहे तो 2 आता है, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5। अगर 6 से लगा रहे तो 6 के नीचे ही आएगा, जो कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। जहाँ आर क्या है, आर क्या है, शेषफल। आर जब भी शेषफल क्या होगा, 0 के बराबर या फिर 0 के बड़ा। ये क्या है, ये जो साइन है ये है बड़ा के साइन, और ये जो होता है बराबर के साइन होता है। ठीक है, तो आर जब भी होगा, आर यानी शेषफल जब भी होगा
तो चाहे तो 0 के बराबर होगा, चाहे तो 0 से बड़ा होगा। और r कितना बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा। और कहाँ तक, तो b से छोटा होगा। b कौन है, b कौन है, 6। 6 से जब भी होगा तो r क्या होगा, छोटा होगा। इस तरीके से लिखते हैं। b कितना है, 6। और शेषफल का भी होगा तो 6 से छोटा ही होगा, यानी 5 तक होगा। तो 0 से बड़ा और b से छोटा r होगा। देख सकते हैं 0 है, 1 2 3 4 5, 0 से बड़ा ही आ रहा है। 0 आएगा नहीं, 0 से बड़ा आएगा। ये 0 के बराबर भी हो सकता है, पूरा पूरा कट सकता है, 0 के बराबर भी आ सकता है। 0 से बड़ा होगा और b से छोटा, b से 5 तक है ना, तो b से छोटा है ना। ये r क्या है, ये पूरा क्या है, r है, तो b से छोटा है, तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा, यहाँ a एक विषम संख्या। आपने क्या माना है, विषम संख्या। क्या माना, a को धनात्मक विषम माना है, विषम संख्या माना है। a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होता है। अभी आप लोग को क्या दिखा है, आपने आपने लिया 21 लिया, 21 लिया विषम संख्या। जब 21 लिया, हम जब 6 से भागा दे रहे हैं, कितना मरतबे, 3 मरतबे 18, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यानी 3 बच गया। तो शेषफल क्या बच रहा है, 3 है ना बच रहा है भैया। 3 बच रहा है, कौन सी संख्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। कौन सी संख्या, विषम संख्या। जब हम विषम संख्या लेते हैं, जब हम विषम संख्या लेते हैं तो शेषफल विषम आता है। जब हम विषम संख्या लेते हैं तो शेषफल विषम आता है, विषम आता है। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा और 0 नहीं आएगा। जब भी आएगा, चाहे तो 1 आएगा, चाहे तो 3 आएगा, चाहे तो 5 आएगा। 1 आया, चाहे 3 आया, चाहे तो 5 आएगा। तो अब यही लिखा हुआ है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से पाते हैं कि a बराबर 6 q+1, 6 q प्लस जो बच गया, क्या बच गया, 1, 6 q+3 जो बच गया, यही आ सकता है। 6 q+5 यही आ सकता है। यही तो आपको दर्शाना है, यही आपको दर्शाना है। आपको बात समझ में आया या नहीं आया, बात समझ में आया कि आया या नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, जो दर्शाना था वो दर्शाया। दर्शाई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मैं जो दर्शाना था मैंने लिख दिया, दर्शाना है a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+3 या a बराबर 6q+5। ठीक है, 5। तो मैंने क्या माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विषम दिया हुआ है ना, तो विषम, तो यहाँ पे विषम दिया हुआ है, मैंने विषम ही माना। सम दिया रहेगा तो सम मानता। ठीक है, सम दिया रहता तो सम मानता। चलिए, दर्शाना है a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। तो माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां दिया हुआ है b बराबर 6, b बराबर 6 दिया हुआ है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, b बराबर 6 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जो a माने हैं, a जो माने हैं, जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 6 के कम में आएगा, चाहे तो 1 आएगा, चाहे तो 0, चाहे 1 2 3 4 5 आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, जहां r जो है 0 के बराबर या बड़ा है और r b से छोटा है। ठीक है, चलिए, यहाँ a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा, जो आपको एग्जांपल देकर दे दिए। अगर मान लिया जाए, मान लो आपने कोई संख्या मान लिया 9, एक क्या मान लिए, एक क्या माना, 9 मान लिया, एक की मान 9 दे दिया। अब 6 से लगाएंगे तो क्या, एक मरतबे 6 कट गया, कटा नहीं, 3 आएगा, शेषफल कितना, 3। तो जब हम विषम संख्या मान रहे हैं और जो संख्या दिया हुआ उसे लगा रहे हैं, विषम ही आएगा। क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो वही बात है, चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2 आ सकता है, चाहे तो 3 आ सकता है, चाहे तो 4, चाहे तो 5 आ सकता है। ठीक है, 2 कब आएगा, जब यहाँ पे सम संख्या मानेंगे। जैसे यहाँ पे 8 मानते, एक मरतबे लगाते तो यहाँ पे 6 तो 2 आता। ठीक है, 4 भी कब आता, जब हम सम संख्या मानते। क्या मानते, सम संख्या। यहाँ पे अगर 10 मानते, 10, एक को 10 मानते तो एक मरतबे 6 यहाँ पे आता, कितना आता, 4 आता। जब सम संख्या मानते तो सम आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अब विषम संख्या मानेंगे तो विषम संख्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। तो यह स्पष्ट बोल रहा है, यहाँ a एक विषम संख्या है, इसीलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ अगर हम बोलते यहाँ एक a एक सम संख्या है, इसलिए शेषफल भी सम संख्या प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम यहाँ माने विषम, तो शेषफल भी क्या होगा, शेषफल भी क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। तो शेषफल जब भी होगा तो इसमें से 1 आएगा, चाहे तो 3 आएगा, चाहे तो 5 आएगा। 2 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर 6 मानते भैया,
तो एक मरतबे 6 लगता है 0, यानी 6 क्या सम संख्या है, सम संख्या है। अगर सम मानते तब आता 0, तब आता 2, जब आता चाहे तो 5 4 आता। लेकिन हम विषम माने तो जब भी विषम संख्या स्टार्ट होता है 1 से, विषम संख्या स्टार्ट होता है 1 से, 1 3 5, 1 3 5। बात समझ में आ रहा है? तो यही है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से पाते हैं कि a बराबर 6 क्यूब + 1, a बराबर 6 क्यूब + 3 या a बराबर 6 क्यूब + 5 के रूप में ही होता है। ये r है, यहाँ पे एक क्या है r है, इसमें भी r है और r क्या होता है शेषफल। तो 1 शेषफल, 3 शेषफल, 5 शेषफल कब आएगा? जब हम कोई संख्या विषम मानते हैं। कोई संख्या a को विषम मानेंगे, a को विषम मानेंगे तो शेषफल भी क्या आएगा? विषम आएगा। ठीक है, विषम आएगा। तो इस तरीके से आपका था, जो कि मैंने एक उदाहरण लेके भी दिखाया, एक को कोई संख्या मान के भी दिखाया। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपका था। चलिए इसको भी मिटाते हैं। चलिए फटाफट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको लिख के इसलिए बताएं ताकि अगर ऐसे बताते तो नहीं समझ में आता। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान देना। किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी को बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वही मर्ज करना है? कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं, बस संख्या उठाओ 616 और 32, ये दोनों को जोड़ना है। जोड़कर एचसीएफ निकालना है, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्तंभों, एचसीएफ निकालना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या। ठीक है, अधिकतम संख्या, संख्या का HCF बराबर कितना कितना हो जाएगा? 616 और 32, यही ना है, 616 और 32 है। तो क्या करेंगे, क्या करना है? A बराबर मान लेना है 616, B बराबर मान लेना है 32 और लिख देना है। क्या लिखना है कि क्या लिखना है? इसमें सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को A और सबसे छोटी संख्या को B मानते हैं। ठीक है, ये इतना लिख देना है। अब क्या लिखना है? अब वही चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या ए बराबर कितना है? BQ + R। ठीक है, ए का मान कितना है? 616, बी कितना है? 32। अब कितना मर्तबे लगाएंगे, तो कट जाएगा। कितना मर्तबे लगाएंगे कि ये कट जाएगा? तो हम करते हैं, लगाओ भाई, 32 में 616 लगाओ, कितना मर्तबे लगेगा तो ये कटेगा। इसको लगाओगे तो कितना मर्तबे लगेगा, देखो करके। ये हो जाएगा आपका 32 को अगर हम लगा रहे हैं 19 मरतबे लगा रहे हैं तो कितना बचेगा? 32 को अगर 19 मरतबे लगाएंगे तो कितना बचेगा? 32 इंटू, तो ये आ जाएगा 608। इसको गुना करो 32 में 19 से गुना करो तो आएगा 608। ये बच जाएगा 8 बच जाएगा, कट गया। ठीक है, 8 बच जाएगा। फिर यहाँ से 32 यहाँ जाएगा के मरतबे, तो 4 मरतबे 8 चुको 32, 8 चुको 32 कट जाएगा। यानी HCF कितना आ गया? HCF क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 32 को कितना मरतबे लगाया? 19 मरतबे, तो शेषफल कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्या बन गया? 32 बन गया, ये 32 बन गया।
कितना मरतबे लगे 8 मरतबे, कितना बार में, तो 4 बार में, शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। तो हम क्या लिखते हैं, लिखते क्या है, हम लिखते हैं कि जब हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाए, क्या लिखते हैं, जब हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो तो आगे हल करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आगे हल बंद करना, आगे हल करना बंद कर देते, तो b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 8 हम लिखते हैं कि b को ही क्या मानते हैं, HCF मानते हैं। तो HCF इक्वल टू 8, ये हो, यानी जब ये दोनों को मर्ज करेगा 616 और 32 को मर्ज करेगा तो ये दोनों का HCF कितना आएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, कितना होगा, तो 8 होगा। अधिकतम की स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना हो गया, 8 होगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना था, इस तरीके से आपको बनाना था भाई, इस तरीके से आपको क्या करना था, बनाना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। तो पहले 4 देखते हैं। 4 भी वही है जो आपने ये दूसरा देखा, 4 भी वही है, 4 भी वही है जो आपने दूसरा देखा। ठीक है, लेकिन बस इसमें वर्ग करना, वर्ग मतलब स्क्वायर करना है। चलिए आपको बताते हैं, चलिए इसको आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको भी उसी तरीके से आपको करके बताते हैं। चलिए अब देखते हैं, क्या देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप का ही होता है, चलिए हम देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस जो दर्शाना था वो मैंने लिख दिया, जैसे दूसरा में लिखा था दर्शाना था। तो दर्शाना क्या है, ए स्क्वायर, ध्यान देना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी वर्ग, यानी इसलिए a का स्क्वायर कर दिए, वर्ग मतलब स्क्वायर, a बराबर 3m या 3m+1 हमको दर्शाना है, ए स्क्वायर बराबर 3m या 3m+1। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो मैंने क्या किया, ए किसके रूप में है, ए स्क्वायर बराबर 3m या फिर 3m+1 किसके रूप में है, तो ए बराबर BQ+R के रूप में। ए क्या है, ए दिया हुआ है, बी क्या है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, समझ में रहा ना, क्यू क्या है, एम दिया हुआ है, आर क्या है, 1 दिया हुआ है। चलिए उसके बाद माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मानना है, तो माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3, माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर 3 दिया हुआ है, देखो b बराबर 3। तो जब b बराबर 3 दिया हुआ है, तो मैंने बताया था पिछले वाले ई वाला में, तब b बराबर 3 दिया हुआ है, जब 3 से हम भागा कर रहे हैं ए में, जब 3 से ए को भाग कर रहे हैं, तो जब भी शेषफल आएगा तो 3 से कम ही ना आएगा, चाहे तो 0 आ सकता है, चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2 आ सकता है, इतना ही आ सकता है, 3 नहीं आएगा। मैंने पिछले जो इसका है इसमें बताया। तो क्योंकि क्या होगा, आर जो है 0 से बड़ा और बराबर होगा और बी से छोटा होगा। बी क्या है, 3, 3 से क्या होगा, छोटा होगा। आर नहीं है 3 से छोटा, 3 से छोटा नहीं है, इसमें 3, 3 है नहीं, 2 है, तक 2 1 0 है, तो बी से छोटा है और 0 से बड़ा है, 0 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा भी, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ठीक है, बड़ा भी है। चलिए अब क्या होगा, अब ये चीज हो गया, अब क्या होगा, ए बराबर 3q+r, 3q+r, ये बराबर क्या है, ये बराबर, आपने एम के स्थान पर क्यू मानो, क्योंकि क्यू के स्थान पर एम है तो एम के स्थान पर क्यू मानो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q+r, इसके फॉर्म में पहले लिखो, इसके रूप में पहले लिखो, क्या होगा, ए बराबर 3q+r के आर कुछ पूर्णांक के लिए, तो क्यू क्या होगा, क्यू जब भी होगा तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा, क्यू क्या होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा। समझ में आ रहा ना, ए बराबर 3q+r मैंने माना, ए बराबर 3q+r, समझ में आ रहा ना, बी के स्थान पे क्या है, 3 है, बी के स्थान पे क्या है, 3 है, तो मैंने 3 मान लिया, और क्यू को क्यू माना और आर को आर माना। तो जब ए बराबर 3q+r हो जाएगा, कुछ पूर्णांकों के लिए होगा, तो क्या होगा, क्यू बराबर क्यू
0 से बड़ा और बराबर होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा इसीलिए ए बराबर जब बड़ा और बराबर होगा तो मैंने मानो ए बराबर 3q प्लस 0 भी हो सकता है, 3q प्लस 1 भी हो सकता है, 3q प्लस 2 भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आर क्या है, आर द्वितीय तक है, आर क्या है, द्वितीय तक। क्योंकि बी कितना है, 3, तो जब भी शेषफल होगा तो 3 से कम में होगा, तो देखो 3 से कम में है ना। मैंने ये नहीं ना लिखा, ये नहीं ना लिखा, या ये भी लिख सकते हैं, या 3q प्लस 3 नहीं लिख सकते, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। ये लिख सकते हैं लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी का मान 3 है, और 3 कैसे कर दोगे, शेषफल 3 कैसे आ सकता है? तो जब भी होगा तो यहीं तक होगा, यहीं तक होगा। क्या होगा, जब भी होगा तब यहीं तक होगा। समझ में आ रहा है, यहीं तक होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब क्या होगा, अब क्या करना है, अब यहीं तक नहीं, अब क्या करना है, अब क्या करना है, जो स्क्वायर है आपका स्क्वायर के रूप में कर देना है। ध्यान देना। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब करते हैं ए स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर करेंगे तो ए का मान ये जितना है, ए बराबर 3q प्लस 1 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 सबका स्क्वायर हो जाएगा। करना कितना हो जाएगा, 3q प्लस 0 के स्क्वायर, या 3q प्लस 1 के स्क्वायर, या 3q प्लस 2 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर है तो कितना, ए प्लस बी के स्क्वायर हो जाएगा। इसका अगर फॉर्मूला याद है तो मान बैठा दो, और नहीं याद है तो फिर करो डायरेक्ट, 3q प्लस 0, 3q प्लस 0। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। अगर आपका ए प्लस बी का जो स्क्वायर है, ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, अगर उसका फॉर्मूला याद है कैसे मान बैठता है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर गुना कर सकते हैं। स्क्वायर है तो मैंने 2 कर दिया, 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, 2 कर दिया। या ये भी करो, 3q प्लस 1, और फिर एक और है स्क्वायर तो 3q प्लस 1। ये सब समझ में आना चाहिए। ये भी नहीं, ये सब नहीं समझ में आ रहा तो भाई आपने 9 से पहले कुछ नहीं पढ़ा, 10 से पहले कुछ नहीं पढ़ा। चलो ऐसे मैंने कर दिया। अब गुना करो स्क्वायर, डायरेक्ट में गुना कर रहा हूँ, 3 तिहाई 9 यानी 9q स्क्वायर। ये हो जाएगा 0, 3q से 0 में करो 0, 3q से 0 में करो 0, 0 0 0, यानी ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। बस इतना ही हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9q स्क्वायर। उसके बाद 3q में 1 से करेंगे तो 3q, फिर 3q में 1 से करेंगे तो 3q, और 3q प्लस है तो कितना हो जाएगा 6q, और प्लस q एक एक हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर रहे हैं आप करना, गुना करना। जैसे मैं अगर करता, ध्यान देना, 3 से करता इस सब में तो 3 तिहाई 9q स्क्वायर, प्लस 3q में 1 से करता था 3q, फिर ये 1 से सब में करता तो 1 इंटू 3q यानी 3q, प्लस 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 1 से 1 में 1, तो ये दोनों को ऐड करते 3q प्लस 3q तो 6q प्लस 1, तो यही तो लिखे थे डायरेक्ट यहाँ पे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। या अब करेंगे ये वाला, 3 तिहाई 9q स्क्वायर, 3q और 2 यानी 3 दूनी 6q, और फिर इधर से 3 दूनी 6q यानी प्लस हो जाएगा 12q, प्लस 2 दूनी 4, इतना हो गया 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है? तो 2 दूनी 4 जो हो गया, अब 4 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों किए मैं बताऊंगा। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा ना, 3 प्लस 1 अगर लिख सकते हैं 4 हो सकता है, दोनों को जोड़ेंगे 4 आएगा, तो मैंने इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि कॉमन लेना है। अब क्या लेना है, कॉमन। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन लो, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा तो 3q स्क्वायर, यही ना बचेगा। 3 बाहर आएगा इसमें से, 3 तिहाई 9q स्क्वायर, यही है। उसके बाद इसमें से कॉमन हो 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, प्लस में इसमें से 6q है, 3 बाहर आएगा तो कितना है 2q, 3 दूनी 6 आएगा, प्लस में इधर 1 लिख दो। या फिर इसमें से 3 बाहर लेके आओ तो 3q स्क्वायर, प्लस में इधर 12 था तो 12 में 3 आ गया तो यहाँ पे 4q आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 3 था तो 1 बच जाएगा, और प्लस में इधर से 1 बच जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 को 4 को तोड़ा। ठीक है, अब देखना ध्यान से बच्चों, ठीक है,
अब क्या मान लिए, अब ये मान लेंगे हम, मानेंगे यदि ए के स्थान पे क्या मान लेंगे, ए के स्थान पे एम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यदि एम बराबर, यदि एम बराबर, ध्यान देना, एम बराबर क्यू के स्थान पे क्या है, एम है ना, क्यू के स्थान पे क्या है, एम है, इसमें भी एम है, तो यदि एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, 3q² या 3q² प्लस 2q, यही ना होगा, या 3q² प्लस 4q प्लस 1। बताओ यदि हम एम मानेंगे, यदि एम बराबर, तो क्या हो जाएगा, एम बराबर 3q² या 3q² प्लस 2, 3q² प्लस स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, क्योंकि एम का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अगर यदि एम मानेंगे तो ये सब जो कॉमन जो है, ठीक है, सॉरी, जो बचा हुआ है वो ऐसे बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जब एम मान लिए हैं तो क्या बच गया, क्या बच गया, बच गया, ध्यान देना, बच गया a², ध्यान देना आप। तो अब क्या होगा, हम पाते हैं, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ, इधर, इधर हम क्या पाते हैं कि जब ए मान ही लिए तो क्या बच गया, a² बच गया, क्या बच गया, a² बराबर क्या बच गया, 3, क्या बच गया, 3, और 3 जो बच गया, और 3q² को क्या माना, एम, 3q² को क्या माना, एम, 3m, या फिर क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया, फिर यहाँ पे क्या बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे क्या बचा, 3, फिर इसको क्या माना है, एम, क्या माना है, एम, अब प्लस में ये क्या बच गया था, 1, 1, या फिर ये क्या बच गया, 3, और ये पूरा को क्या माना है, एम माना है, एम, और ये बचा था 1, 1। तो यही तो भैया प्रूफ करना था कि a² बराबर 3m या 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 3, 3m प्लस 5, आते जाएगा, आते जाएगा। तो यही तो है, यही हमको करना था और यही आ गया, ठीक है, यही आपको आ गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ का मतलब जो हमको दर्शाना था मैंने दर्शा दिया। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो मैंने कर दिया, मैंने दर्शाना था जो मैंने लिख दिया, उसको वर्ग में दर्शाना था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो a मान लिया, कोई a धनात्मक पूर्णांक मान लिया, तो a² बराबर 3m या 3m प्लस 1 हमको दर्शाना था, बताना था। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो फॉर्म होता है, इसका सूत्र होता ही है। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 3 और r बराबर, r क्या हो जाएगा, तो भागा करेंगे, जब b से a में भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा, जब भी b से छोटा ही आएगा तो r क्या है शेषफल, तो 0 चाहे तो 1 चाहे तो 2 आएगा। इतना मैंने कर लिया और यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि r जो है 0 के बराबर और बड़ा भी है, और r जो जब भी होगा तो b से छोटा होगा, b कितना 3 है, तो 3 से छोटे है ना, ये छोटा होगा। तब क्या किया, हम क्या किए, a बराबर 3q प्लस आर मान लिया, ठीक है, ये 3 को यहाँ पे ले आया और m के स्थान पर q मान लिया, ठीक है, ये क्योंकि इसी के फॉर्म में है, ये इसी के रूप में है, ये देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b कितना है, 3 है, तो 3 मान लिया q प्लस आर, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b के स्थान पर 3 है कुछ पूर्णांकों के लिए। अब q का जो मान है, q का जो मान होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, जब भी q का जो मान होगा, जब भी होगा तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। q का मान, q का मान ये क्या, q क्या है, शेषफल है, क्या सॉरी भागफल है, तो भागफल जब भी होगा, भागफल जब भी लगेगा तो 0 से बड़ा लगेगा, 0 से बड़ा ही लगेगा, ठीक है, 0 से बड़ा ही लगेगा, समझ रहे ना। जब हम भागा लगाएंगे, भागा जब लगाएंगे, मान लीजिए कि a को मान लिए, a को मान लिए 20 मान लिए और b है 3, तो जब भागा देंगे रे भैया, तो जब भी भागा देंगे तो क्या होगा, कितना मरतबे, 6 मरतबे 18, कितना 2 बच गया, तो ये 6 जो आया ये क्यू है ना, ये क्यू है, तो जब भी होगा तो 0 से बड़ा ही होगा ना ये 6, जब क्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा, तो यही लिखा हुआ है 0 के बराबर या फिर 0 से
बड़ा होगा। मैंने एक उदाहरण दिया ऐसे। चलो, तो ये हो गया। इसीलिए ए बराबर 3 जब ए से बड़ा होगा और शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 0 1 2 तक है, तो कहाँ तक 2 तक लेंगे। तो ए बराबर 3 प्लस 0 या 3 प्लस 1 या फिर 3 प्लस 2, क्योंकि जितना है उतना ही लिखेंगे। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2। अगर यहाँ पे 3 रहता तो बी कितना था 4 रहता, यहाँ पे 5 रहता तो बी कितना 6 रहता। अगर यहाँ पे 5 रहता तो 5 तक लेते, 3 3 3 4 3 5 इतना लेते। ठीक है, तो इतना ही था, शेषफल जितना है उतना ही लेंगे। ठीक है, इतना तक। उसके बाद अब हम पाते हैं, अब हमको स्क्वायर करके निकालना है, तो क्या करेंगे, अब हम पाते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 0, यहाँ पे 3 क्यू प्लस 0 का स्क्वायर ए बराबर है ना, इसलिए ए बराबर 3 क्यू प्लस 0 स्क्वायर, या 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर। जब मैंने इतना किया, इतना किया, ऐसे ऐसे किया, ठीक है, तो क्या आया, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन आ गया, 3 क्यू स्क्वायर या 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 या 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। तो ये जो है आपका ये वाला समझ रहा ना। हमने क्या किया, एम माना। यदि हमने एम माना, क्योंकि ये भी एम क्या है, यहाँ पे देख लिखा हुआ है किसी एम पूर्णांक के लिए, तो एम मैंने पूर्णांक माना। जब एम माना तो क्या हुआ, जो ये जो अंदर था, ठीक है, अंदर था, ये किसके स्थान पे, किसके स्थान पे, तो इसके स्थान पे, एम के स्थान पे। ठीक है, ये सब किसके स्थान पे, एम के स्थान पे, एम के स्थान पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये अंदर जो होगा वो जो आ जाएगा, एम बराबर 3 क्यू स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। और जो बच गया, क्या बच गया, ए स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 3 बच गया, इसमें से 3 प्लस 1 बच गया और 3 प्लस 1 बच गया। ठीक है, तो इसलिए लिखा ए स्क्वायर बराबर 3, यहाँ से 3, और ये 3 क्यू स्क्वायर को क्या माना, एम मान लिया, तो एम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 3 है, 3 प्लस 1, और 3 के स्थान पे ये क्या माना, एम मान लिया, तो 3m+1। उसके बाद ए स्क्वायर बराबर फिर क्या 3, और ये पूरा क्या माना है, एम माना है, तो एम प्लस इधर से 1। बात यही यही हमको प्रूव करना था। यही आपका हो गया, ये आपका हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। उसके बाद 5वां है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब यही इसी तरीके से, लेकिन अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू का मतलब 3, पावर 3 होगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m या 9m+1 या 9n+8 के रूप का होता है। अब 8 क्यों हो गया, ठीक है, 8 क्यों होगा कि जब भी घन करेंगे, घन करेंगे, जैसे 1 के स्क्वायर, 1 के क्यू तो 1 आएगा, 2 के क्यू 8 आएगा। ठीक है, 2 के क्यू 8 आएगा, फिर 3 के क्यू 27 आएगा। तो इस तरीके से करना है। चलिए इसको भी हम देखते हैं कैसे होगा, इसको भी हम देखते हैं कैसे होगा। चलिए फटाफट इसको मिटाते हैं। चलिए जी, अब देखिए 5 क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब 1 क्यू, ठीक है, क्यू बराबर क्या होगा, एक क्यू बराबर 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ नहीं किया, जो पिछले में किया था स्क्वायर में वही क्यू कर दिया, जो स्क्वायर में किया था वही क्यू कर दिया। दर्शाना है, क्या दर्शाना है हमको, दर्शाना है 1 क्यू बराबर 9m+1 या 9m+8 दर्शाना है। ठीक है, इतना ही तक दर्शाना है, आगे रहता तो और भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद माना, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसमें भी मैंने माना था कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से क्या करेंगे, ए बराबर BQ+R, जहाँ R क्या है, जहाँ R क्या है, 0 और 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और B से छोटा है। B बराबर 9, 9 क्या 9 दिया हुआ है ना, 9 है, B बराबर 9 रखने पर R यानी शेषफल क्या प्राप्त होगा, 9 से छोटा ही होगा, चाहे तो 0 होगा, चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, इतना प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए इसलिए ए बराबर क्या होगा, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 9, 9 का मतलब 9 क्यू। ठीक है, क्यू और आर, आर क्या है, पहले 0 है, 0 मैंने मान लिया,
फिर उसके बाद एक है, एक मैंने मान लिया, फिर आर दो है तो दो। हम आगे क्यों नहीं माने, और भी मान सकते थे, ऐसे मान सकते थे 9q+3 मान सकते थे, या 9q+4 मान सकते थे, लेकिन मानने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको 8 तक पूछ रहा है, तो 2 के क्यू 8 हो जाएगा, इसलिए 8 तक हमको पूछ रहा है तो 8 तक हम लिखेंगे, ठीक है। और भी रहता है यहाँ पे, या 9q+3 के क्यू यानी 9 27, तो हम ये मानते 9q+3 ये मानते, ठीक है। 4 रहता यानी 4 को 16, 16 को 64 रहता, तो 64 4 तक मानते, लेकिन हमको यहीं तक मार रहा है 8 तक, तो इसलिए हम 2 तक मानेंगे, ठीक है। चलो 3 को ही मानेंगे, इतना तक तो समझ में आ रहा होगा ना, इतना तक ऐसे। अब क्या करेंगे, उसमें भी स्क्वायर किए थे, अपना काम क्रिया किए थे, सबका स्क्वायर होगा तो फिर आपका जो भी है गुणनखंड इस तरीके से गुना हो, गुणनखंड बोल रहे, गुना होगा। ऐसे a+b का स्क्वायर लगा था, यहाँ पे a+b के क्यू लगेगा, ठीक है, दी होल क्यू लगेगा, समझ रहा ना, a+b के क्यू ऐसे लगेगा, समझ रहा ना, पावर 3, ये जो होता है ना फॉर्मूला a+b का क्यू, ठीक है, इसका फार्मूला पर बैठेगा, वो हुआ था a+b का फार्मूला पर बैठा था, लेकिन a+b का क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किया a बराबर 9q+0, तो a बराबर 9q+0 का क्यू, यहाँ पे a क्यू किया तो यहाँ पे क्यू, या फिर 9+1 का क्यू, 9+2 का क्यू, क्योंकि यहाँ 2a तक है तो 2 तक, क्योंकि 2 तक क्यू माने, क्योंकि यहाँ पे 8 यहाँ हो ही जगह 2 के क्यू 8, तो 8 तक हमको पूछ रहा है, ज़्यादा हमको कहला ऐसे लफड़ा झंझट करना है, ठीक है, बस यहीं तक। उसके बाद मैंने ये क्या हो गया, ए है, क्या ये 9 क्यों क्या है, ए है, ये 0 क्या है, बी है, तो a+b के क्यू कोई फॉर्मूला होता है, उसमें बैठाओगे तो इतना आएगा, ठीक है, आएगा, ठीक है। उसमें से क्या किए हम 9 पहले ही कॉमन कर दिए, एक स्टेप और होता है, 81 में 9 से गुना किया रहता, फिर 9 बाहर निकालते, फिर वही चीज करना है, तो हमने क्या किया, पहले ही क्या कर दिया, कॉमन कॉमन कर दिया, ठीक है। ये दोनों गुना है, लेकिन मैंने 9 को बाहर निकाल दिया, फिर क्या हो गया, जैसे देखो 9 का क्यू है ना जी, 9 का क्यू है, तो हम क्या करते हैं, 9 × 9 × 9 करते हैं ना, तो 9 को बाहर निकाल दिया, 9 में 81 लिख दिया यहाँ पे, और क्यू है तो क्यू है तो क्यू के क्यू कर दिया, क्यू के क्यू मतलब क्यू के पावर 3 कर दिया। उसी तरीके से यहाँ भी किया, 9 के क्यू है तो 9 × 9 × 9 अपना बैठाना, तो 9 में 81 लिखा हुआ है, 9 बाहर आ गया, ठीक है, ऐसे किया हुआ सब में। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे करना, देखो ये कितना है, 9q+0, इसका है ना क्यू। अब इसका फॉर्मूला याद नहीं है, तो जैसे जिसका स्क्वायर था, स्क्वायर उसका फॉर्मूला याद नहीं था, इसको डबल गुना किए थे, इसका ट्रिपल गुना करो, 9q+0 इंटू 9q+0 इंटू 9q+0, ऐसे करना, इतना ही आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 9 में 9 करेंगे तो 9 81 क्यू स्क्वायर, 0 में 0 करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 0 ही आएगा, चलो छोड़ हटाओ, इतना ही आएगा, 9 में 81 फिर आ जाएगा 9q+0, ठीक है। यहाँ से करेंगे क्या होगा, 9 बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 81 क्यू, यानी स्क्वायर यहाँ पे क्यू जुड़ाएगा तो क्यू हो जाएगा। हाँ 0 करो तो कोई फायदा नहीं है, इतना ही तो है, कोई फायदा नहीं, उतना ही 0 ही आएगा, इतना ही है। अब इसको करोगे 9q+1 के, तो ये आएगा, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, 0 था तो इसका वैल्यू तो 0 ही आएगा, जुड़ेगा तो गुना करोगे तो 0 आएगा, अपने जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने गुना नहीं किया। लेकिन अब जो है, अब क्या है, 9q+1 के क्यू है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 9q+1, 9q+1 और 9q+1, इसको जब गुना करोगे, ये आपने पढ़ा होगा 9 क्लास में, 8 क्लास में, गुना करोगे, गुना करके यही लिखा हुआ है बच्चा, फिर उसके बाद 9q+2 के फिर ऐसे करोगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, अपने घर पे कर लेना। चलो उसके बाद ये जो है मैंने उसमें क्या किया, एम यदि एम बराबर 81 क्यू, या 81 क्यू क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक है, मैंने ये सब कॉमन लिया है, ये सब गुना करने के बाद जो आएगा जो कॉमन ले लिया है, उसके बाद 81 क्यू के क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ये किया, तो ये बराबर ये सब हो गया, तो बच गया क्या, ये ए क्यू बराबर 9 बच गया, इसमें बच गया 9+1 बच गया,
9 + 8 बच गया। तो बताओ ये जो इसके स्थान पे m माना है तो ए क्यू ध्यान देना यहाँ पे। चलो इसको मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं। ये क्या बच गया, ए क्यू के क्या बच गया, 9 बच गया। और इसके स्थान पे क्या माना, एम माना है, एम। फिर उसके बाद या, फिर यहाँ बच गया 9। इसके स्थान पे क्या, ये क्या पूरा को क्या मान लिए, एम मान लिए, एम। और इसमें लास्ट बच गया 1 या, फिर बच गया 9। इसको क्या मान लिए, पूरा एम मान लिए, तो एम। और ये बच गया लास्ट में 8। बस यही तो पूछ रहा है ना, यही होता है। यदि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन एम 9m या 9m+1 या 9n+8 के रूप का होता है। तो इस तरीके से ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, बस इस तरीके से करना है, हो गया। ठीक है, यही तो था आपका, यही था करना। तो आई होप कि बातें समझ में आई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अगर पढ़े होगे 9th 8 ये सब, तो ये सब गुना करना आसान रहेगा। ठीक है, ये सब गुना करना आसान रहेगा। चलिए, तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज कितना, 1.2 ये आपका 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन आपने देख लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1.2। तब तक लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 3 में पढ़ने वाला 1.2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद।